सचिव न्याय श्री SK जी राहटे साहब, सचिव विधि श्री नितिन चंद्रा जी, हमारे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरीज अंजू राठी राणा, राजू मनी जी, राजवीर सिंह वर्मा जी, राजेंद्र कश्यप जी, राज्य सरकारों के विधि सचिवगण, विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारीगण, राज्य सरकारों के अधिकारीगण, मीडिया के मित्र और देवी एवं सज्जनों, सभागार में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। अखिल भारतीय विधि मंत्रियों एवं विधि सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। मैं देश के कानूनी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न राज्यों से आई प्रतिष्ठित विद्वानों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये सम्मेलन इस महान राष्ट्र के नागरिकों को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अफोर्डेबल और गुणवत्ता पूर्वक न्याय प्रदान करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तेज गति से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ये वर्तमान केंद्र सरकार का फेडरलिज्म को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और कदम है। मैं इस पहल का समर्थन करने के लिए सभी माननीय विधि मंत्रियों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि सचिवों को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम यहाँ त्वरित न्याय के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण, न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, कानून को सरल बनाने, कानूनी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान करने और लंबित मामलों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आज हम इस पवित्र भूमि पर एकत्र हुए। विधि और न्याय मंत्रालय ने हमेशा कानूनी शिक्षा, कानूनी पेशे और कानूनी सेवाओं में विस्तार, समावेश और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं। इस मंत्रालय ने भारतीय कानून प्रणाली में सुधारों की शुरुआत की है और आम नागरिकों का सरकार और कानून में विश्वास बढ़ाया है। लंबित मामलों, सरकारी खजाने पर बोझ एवं मानव संसाधनों पर काम के लगातार बढ़ते बोझ जैसी बाधाओं को बावजूद सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक शक्ति को व्यवस्थित करने, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में सुधार करने एवं रूल ऑफ लॉ को लागू करने के लिए उचित कानून बनाकर उसे संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। वाणिज्य और व्यापार में वैचारिक मतभेद और टकराव होना स्वाभाविक है। भारत को एक निवेशक अनुकूल गंतव्य, इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन का खिताब हासिल करने के लिए एक प्रभावशाली तंत्र स्थापित करने और उसे मजबूती देने की आवश्यकता है। सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क मीडिएशन के लिए पसंदीदा 5 शीर्ष विदेशी डेस्टिनेशन है। यहाँ तक कि भारतीय विवादित पक्ष भी इन मध्यस्थ स्थलों पर जाना पसंद करते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के केंद्र के रूप में विकसित करने और देश में इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक आदर्श बदलाव लाने के प्रयास करते हुए मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 अधिनियमित किया है। देश में इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 को अधिनियमित किया गया था। इसके नाम में किसी भी कारण से अस्पष्टता ना रहे, इसलिए सरकार इसका नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर रही है। इस संबंध में एक विधेयक संसद के समक्ष लंबित है। इसकी स्थापना और उसे राष्ट्रीय महत्व के स्थापन के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य भारत को बड़े पैमाने पर वैश्विक समुदाय की जरूरतों को पूरा करने में अग्रणी बनाना है। मीडिएशन बिल 2021, जो भारत में मध्यस्थता से संबंधित कानूनी और प्रक्रियात्मक कमियों को दूर करने का प्रयास करता है, को जल्द ही पारित किया जाएगा। इन कानूनों से न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी, बल्कि ईज ऑफ लिविंग में भी सुधार होगा। इसके अलावा ब्रिटिश काल के पुरातन कानूनों को खत्म करना, जिन्होंने जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, श्री नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि इनको हम समाप्त करें। इस दिशा में हमने 1468 केंद्रीय कानूनों को निरस्त कर दिया है और प्रक्रिया लगातार जारी है। कुछ ऐसे ही कानून पाइपलाइन में भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 39A में एक्सेस टू जस्टिस का प्रावधान है। इसे प्रत्येक नागरिक को प्रदान करने हेतु एडीआर एक नया वैकल्पिक तंत्र है। न्याय विभाग ने एक्सेस टू जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड पीपल नामक एक प्रोजेक्ट पर यूएनडीपी के साथ भागीदारी की।
इससे गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। इसके अलावा हमने एक अखिल भारतीय योजना बनाई है जिसका नाम डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑन हॉस्टलिक एक्सेस टू जस्टिस इंडिया दिशा। यह योजना विभिन्न कार्यक्रमों को समेकित और विलय करती है जिसमें टेली लॉ, न्याय बंधु, न्याय मित्र, कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता शामिल है। ये योजनाएं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक्सेस टू जस्टिस सुनिश्चित करती है जो न्यायिक अंत्योदय के उत्कृष्ट उदाहरण है। हम कानून के संबंध में जो भी सुधार लाएंगे वे विधि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेंगे। आज हम अंग्रेजों के दिए हुए कानून और शिक्षा प्रणाली को अपनाए हुए हैं जिसे हमें भारत की परिस्थितियों के अनुसार बदलना है। हमारे मंत्रालय ने एक कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विचार दिया कि वर्ष 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। उस समय अब समय आ गया है कि हम इस दिशा में काम करें और एक मजबूत कानूनी प्रणाली विकसित करें। विजन इंडिया 2047 के लिए एक साथ एक कार्य योजना होना अनिवार्य है जिसका उद्देश्य मामलों को तेजी से निपटाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं को पुनर्रचना करना, मामलों के प्रभावी निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित करना, रणनीतियां तैयार करना और लंबित मामलों को कम करने का प्रबंध करें और पूर्व मुकदमेबाजी तंत्र, प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म, कानूनी साक्षरता आदि के माध्यम से एक्सेस टू जस्टिस सुनिश्चित करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2047 तक इस देश के हर जिले में मध्यस्थता केंद्र होंगे और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सफल बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस विषयों पर इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाएगा और मैं आपको रचनात्मक होने और एक खुली और जीवन चर्चा में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए और मूल्यवान सुझाव आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश के माननीय कानून मंत्री श्री किरण साहब, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, सभी माननीय कानून मंत्रीगण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि सचिवों और सभी विद्वान साथियों का स्वागत करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस विचार मंथन से जरूर कोई ना कोई एक वैचारिक मंथन से अमृत निकलेगा जो शोषित, पीड़ित, वंचितों को तुरंत न्याय दिलाने की दिशा में, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की दिशा में और न्यायिक अंत्योदय हो सके। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हम विधिक सलाह दे सके, उनको मुफ्त सेवाएं दे सकें और जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your invaluable words. Ladies and gentlemen, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हमसे वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड लॉ सेक्रेटरीज में उपस्थित भारत सरकार के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, राज्य मंत्री श्री सत्यपाल सिंह बघेल जी, सचिव श्री HK जी रहाते, डॉक्टर नितिन चंद्रा जी और सभी राज्यों के कानून मंत्रियों और सचिवगण, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री कैलाशनाथन जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं विश्व के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मातृभूमि गुजरात की इस पवित्र भूमि पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे कानून मंत्रियों की इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ने का अवसर मिला है। आप सभी को एकता नगर में मौजूद विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में एकत्रित हुए हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाए। भारत को एकजुट करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह सबसे अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि भी है। सरदार साहब ने देश की आजादी के लिए अपनी बैरिस्टरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। यह बहुत ही सुखद संयोग है कि ऐसे महान त्यागी पुरुष को
समर्पित इस परिसर में ही आज कानून से संबंधित यह नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता की भावना हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र के विचार के केंद्र में है। लोकतंत्र हमारा हृदय है और हमारी आत्मा भी है। सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करना हमारा दृढ़ संकल्प है। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए समय पर और गुणवत्तापूर्ण न्याय व्यवस्था भी बहुत ही जरूरी है। हमारी न्याय प्रणाली को नई तकनीक का उपयोग करके उन्नत किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अब अदालती कार्यवाही का इंटरनेट पर सीधा प्रसारण किया जाता है। कोर्ट रूम का माहौल, सम्मानित न्यायमूर्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन, वकीलों के तीखे तर्क, ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी के कठिन समय में हमारी अदालतों ने डिजिटल टेक्निक की मदद से न्याय प्रणाली प्रक्रिया को जारी रखा। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने भी राज्य में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमेशा कानून विभाग और न्यायपालिका को प्राथमिकता दी है। 20 साल पहले जहां गुजरात के न्याय विभाग का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास था, वह अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बढ़कर लगभग 1700 करोड़ रुपए हो गया है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव अवसर पर भारत के अमृत काल के लिए विकसित राष्ट्र बनाने का नया विजन दिया है। विकसित राष्ट्र के लिए एक सुनियोजित, तेज और आधुनिक न्याय प्रणाली का होना भी बहुत ही जरूरी है। आज से शुरू हो रही इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई चिंतन मंथन किए जाएंगे। न्याय व्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन पावर इंप्रूवमेंट, एब्सोल्यूट लॉ सॉल्यूशन जैसे कई विषयों पर चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन तक की जाएगी। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं श्री किरण रिजिजू और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। श्री किरण रिजिजू जी और श्री एस.पी. बघेल जी जनता के बीच सच्चे नेता के रूप में जाने जाते हैं। विधि और न्याय मंत्री के रूप में उनका नेतृत्व उनके कार्यों में भी दिखाई देता है। हमारे दोनों ही मंत्री ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरंदेशी नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया है कि न्याय व्यवस्था आम आदमी के लिए आसानी से उपलब्ध हो, एक्सेसिबल हो एंड अफोर्डेबल हो। आज उनके द्वारा की गई यह पहल भी भारत और देश के राज्यों की न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण और भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। आजादी के अमृत महोत्सव में आयोजित की जा रही यह कॉन्फ्रेंस देश की न्यायिक व्यवस्था को भी अमृतमयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। महोदय, सम्मेलन आपके अमूल्य रिमार्क्स के लिए आपका कृतज्ञ है। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। I am privileged to now invite the Honorable Minister for Law and Justice, Shri Kiren Rijiju, to address the gathering. आप सबको नमस्कार। वर्चुअल मोड से हमारे साथ जुड़े गुजरात के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी, मेरे साथी राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल जी और भारत देश के कोने कोने से आए विभिन्न प्रदेशों का विधि मंत्री और जो प्रतिनिधि मंत्री यहाँ आए हैं, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, सचिव
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, हमारे और भी सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ आए हुए हैं। स्टेट से हमारे लॉ सेक्रेटरीज इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं, और जितने भी अधिकारीगण जो आज इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं गुजरात सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस के लिए आपके और आपके टीम ने जो समर्थन दिया है, जो आयोजन करने में सहायता दी है, बहुत ही ऐतिहासिक और यादगार ये कॉन्फ्रेंस रहेगा। और साथ साथ में ये जगह जो चिन्हित किया गया है वो इसलिए कि हमारा कॉन्फ्रेंस भी सार्थक हो और साथ साथ में वातावरण भी ऐसा हो जिससे हमारा अच्छा कॉन्फ्रेंस के साथ साथ यहाँ से अच्छा अनुभव भी लेके जाए। और जो इस एकता नगर केवड़िया में विश्व का सबसे बड़ा स्टेचू ऑफ यूनिटी, हमारे पूजनीय सरदार पटेल साहब का जो स्टेचू है, उससे भी हमको प्रेरणा मिलेगी। मैं तो बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ और कई मीटिंग और एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होने का मौका मिला है, लेकिन मुझे मालूम है कई हमारे आदरणीय मंत्रीगण और अधिकारीगण पहले बार यहाँ आए हैं, और कॉन्फ्रेंस 3 दिन का समय है, तो आपको स्टेचू के साथ साथ जो एक बहुत ही शानदार ये स्थान बन गया है पर्यटक के लिए, जो आप अलग अलग तरीके से आप लुत्फ उठा सकते हैं। और कुछ देर में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम लोगों को उनका एक वर्चुअल मोड से एड्रेस होगा, उसका हम सबको लाभ मिलेगा। मैं सबसे पहले तो आज के इस बैठक का महत्वपूर्ण के बारे में एक दो बिंदु कहना चाहूँगा। वैसे तो हम इस तरह का कॉन्फ्रेंस पूर्व में करते रहते थे, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी गैप हो गया। 2016 में चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट्स का कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद काफ़ी गैप हो गया था। तो पिछले साल हमने जो नई दिल्ली में चीफ जस्टिसेस और चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों के साथ हमारे विभाग ने बहुत अच्छा जो कार्यक्रम किया, उससे बहुत लाभ भी मिला है। और साथ साथ में उसके जो फॉलो अप कुछ काम रह गया है। मैं मानता हूं कि इस लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस में हम उसका अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन कर सकेंगे, साथ साथ उसका चर्चा भी कर सकेंगे, और कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है तो उसमें हम ज़रूर ला सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि आज और कल के चर्चा में हम तो रहने वाले हैं, और साथ साथ में मुझे जो भी कहना है, मेरा टिप्पणी जो भी है, मैं आप लोगों के बीच में अपना बात रखते रहूँगा। इसलिए इस इनॉग्रल सेशन में मैं बहुत लंबा नहीं कहूँगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रहेगा उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक दो मुख्य बिंदु को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। Well, all my friends, you are aware that we are meeting after a long gap. So I sincerely hope, I'm confident that we are going to have a very fruitful conference of law ministers and law conference of our country. I'm also very encouraged to see that Honorable Chief Minister of Gujarat is also with us in this inaugural session, but due to the elections and other issues, he could not be present here physically, but he is right now online with us, and Honorable Prime Minister is going to address in a short while from now. We all aspire to make India as a very progressive and very prosperous nation. And without a robust judicial system, a country cannot
progress to the extent we desire to see our country to be. During last conference of the Chief Ministers and Chief Justices, we had come to the conclusion that at the state level, the Chief Ministers and the Chief Justices of the High Court and the state government and the judiciary will have to work in tandem. Without the cooperation and collaboration between judiciary and executive, we will not be able to translate the visions, the actions, all kind of laws passed by the parliaments and the assemblies. Now, the parliament and the assemblies of India are very robust. Being a very democratic in our way of approach, we deliberate things at threadmill. But if we take time in implementing those issues, then we will be having difficulties in realizing our dream. As India is progressing very fast, we all know as a large economy, India is the fastest large economy in the world. So the response from the judiciary, the matters which are in the court also should be supplementing to the need of the time. Sometimes I feel disturbed, I feel little discouraged to see the pendency of the cases rising very fast. And the common people, they come to me and say, as a law and justice minister, what are you doing to ensure that our access to justice is not hampered? Or the justice delivery mechanism must be created in such a way that common people and justice do not find a long distance gap between them. It is our concern that the most needy people, the common people, those who live far away from the courtrooms are not kept outside the justice mechanism system. We have introduced the Mediation Bill, and I hope in the coming winter session of the Parliament, we should be able to pass it. We have certain observations and recommendations received from the Parliamentary Standing Committee. We are looking into it, and very soon we will give it a shape and bring it to Parliament, and we will definitely try to pass it. Now, the alternative dispute resolution mechanism is very important because the normal litigation is a bit difficult for the common man. And as a part of the Indian society, we all know the alternative dispute resolution mechanism is not a new concept. The arbitration, the mechanism, mediation, these are old ancient concepts in India. Why would an ordinary person run around following the very technical aspects of the normal litigation process and defeat the very purpose of getting the justice itself? So I feel there are many things which can get away from the mainstay court procedures, and it can be settled outside the normal court. So I hope during this deliberation, the alternative dispute resolution mechanism is part of the discussion. It is there in the agenda. We will deliberate on that. At the same time, I would assure that from the Government of India's side, we will work in tandem with the state governments. And I would like to interact with our law ministers whenever I visit the states and union territories. I also believe in maintaining a very conducive and smooth relationship with judiciary. I regularly interact with the Chief Justice of India, the judges of the Supreme Court and the High Court Chief Justices, and even to the extent I go to the lower courts, district courts and subordinate courts. I tell the judges that it is not that we have to work separately. We may be different organs of the same state, but we have to work together. Except during the judges sitting in the court, we have to be together all the time. And I have been very in a forefront in telling the judiciary, the Indian judiciary, that we will never dispute or challenge the judgments, but we expect the judgments do not come on the way of India's growth story. The projects, the important projects for the welfare of the people cannot be put into
cold storage, merely there is a judicial intervention. We have to make the judiciary understand that after all, our purpose is same, to work and to provide justice to the common man and to make India a prosperous nation. And I am very encouraged to see that judiciary has given a very positive response to the call. In the last conference of the CM and the CGIs, the Honorable Prime Minister also made a very clarion call that judiciary and executive must work together in close coordination. And I'm also seeing these days, lots of events are happening in different states and union territories. I am also participating, especially in the NALSA events, the National Law Services Authorities. The states have the authorities in the district level, in the taluka levels. We all work together. And when the ministers and the senior officials and the judges from the courts, they go together to deliver justice to the people, it gives a very, very positive message. I also say that it is not necessary that the justice can be provided from the courtrooms. It is not necessary at all. Justices can be delivered at the doorstep of the people. We should go to the root. We should go to the difficult areas of our country. India is a huge country. India cannot be run only from the courtrooms. India will have to be run by reaching out to the people. I'm very, very confident that together with the judiciary, the government of India, the government of the states and union territories, we will be able to fulfill our dreams of making India fully developed by 2047. Now we are in the moment of Azadi Ka Amrit Mahotsav. We have just touched the 75th years of India's independence, and it is a dream of Honorable Prime Minister. He has already laid out the vision that by 2047, India will have to be a developed nation. And for that, all the roadmaps are laid. All the programs are in place. We have to embark on the journey. About the issues of the judicial infrastructure, I'm sure that in the days to come, state governments and the central government will come together to ensure that the required gap can be filled up. Recently, last year, the cabinet had passed the central sponsored schemes where the share of the central government is 5,307 crore. Now, the total component is 9,000 crore, and with the support of the states, we will be able to utilize the amount which has been allocated. And three important components were added. That's lawyers' halls, digital computer rooms, and toilet complexes. These are the three existing, the additional components being added, other than the existing two components, that is court halls and residential units. Now, besides that, we are using technology to the full extent. You all are well aware during the pandemic time, the video conferencing became a very important tool for our judiciary in delivering justice to the people. And also happy to note that Supreme Court of India became a global leader. Many international bodies, including the governments of different countries, had appreciated. And during the meeting, they have mentioned it, that India has taken a lead role using technology in delivering justice to the people. Last point which I would like to mention is about the fast-track courts. I had written a letter and also spoken to all the chief justices of the high courts last month. The fast-track court is something which we need to give lots of importance to. As per the existing infrastructure which we have, I'm sure I don't need to quote all the figures, but as per the 14th Finance Commission's recommendation, we are yet to fully implement the necessary numbers of fast-track courts. Right now, 820 fast-track courts are functioning across the country. And the high courts are monitoring and
taking care of all these things with support of the state government. But there are requirement of early setting up of remaining 291 fast-track special courts. And the states need to adhere to the timeline of 2 months for completion of the trial of the cases in the light of the Criminal Law Amendment Act passed in 2018. Now, 1,023 fast-track courts, including 389 which are exclusively designated as the POCSO courts, were earmarked by the Department of Justice. And my Department of Justice has given a reminding letter, all reminders to the states. I'm sure you are aware of it. During the course of discussion, we can deliberate this in detail. But I feel these are certain important things which we must give lots of priorities while we are talking about justice to the people. These are the basic apparatus which we need to understand that without taking care of the infrastructure, it will not be easy to deliver the justice. As I said in the beginning, I have many things to speak, but during the course of discussion, we will be talking about all the points in a free and frank manner. And also, I would expect an active participation from the honorable law ministers, the senior ministers who have participated here, and also the law secretaries. And right now, we are waiting for the honorable Prime Minister to address us. So once again, I thank Honorable Chief Minister Bhupendraji and all the law ministers who have come here along with the law secretaries, and also my best wishes to everyone for a very fruitful and historic meeting and in this conference of law ministers and law secretaries. Thank you very much. Jai Hind. We thank you, sir, for the kind words. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has joined us virtually. Prime Minister Shri Narendra Modi ji has ushered in a paradigm shift in governance that has led to inclusive, development-oriented and corruption-free governance. मैं अब माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो सभा को संबोधित करें। नमस्कार। केंद्रीय कानून मंत्री भाई किरण रिजिजू जी, राज्य मंत्री श्री एसपी बघेल जी, बैठक में शामिल तमाम राज्यों के कानून मंत्री, सचिव, इस अहम कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, देश के और सभी राज्यों के कानून मंत्रियों और सचिवों की अहम बैठक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता के बीच हो रही है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब लोकहित को लेकर सरदार पटेल की प्रेरणा हमें सही दिशा में भी ले जाएगी और हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी भी। साथियों, हर समाज में उस काल के अनुकूल न्याय व्यवस्था और विभिन्न प्रक्रियाएं, परंपराएं विकसित होती रही है। स्वस्थ समाज के लिए, आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए, देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। जब न्याय मिलते हुए दिखता है, तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है, तो देश के सामान्य मानवी का आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता है। इसलिए
देश की कानून व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद अहम है। साथियों, भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है, निरंतरता बनाए रखी है। हमारे समाज में नैतिकता के प्रति आग्रह और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए खुद में आंतरिक सुधार भी करता चलता है। हमारा समाज अप्रासंगिक हो चुके कायदे, कानूनों, कुरीतियों, रिवाजों उसको हटा देता है, फेंक देता है। वरना हमने ये भी देखा है कि कोई भी परंपरा हो, जब वो रूढ़ी बन जाती है तो समाज पर वो एक बोझ बन जाती है और समाज इस बोझ के तले दब जाता है। इसलिए हर व्यवस्था में निरंतर सुधार एक अपरिहार्य आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा, मैं अक्सर कहता हूं कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। सरकार का दबाव जिन भी बात से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते 8 वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेष जोर रहा है। आप भी जानते हैं कि देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 35,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि गुलामी के समय के कई पुराने कानून अब भी राज्यों में भी चल रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में गुलामी के समय से चली आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीख के हिसाब से बनाए जाना जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह है, इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर जरूर विचार होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों के जो मौजूदा कानून है उनकी समीक्षा भी बहुत मददगार साबित होगी। इस समीक्षा के फोकस में ईज ऑफ लिविंग भी हो और ईज ऑफ जस्टिस भी हो। साथियों, न्याय में देरी एक ऐसा विषय है जो भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारी न्यायपालिकाएं इस दिशा में काफी गंभीरता से काम कर रही है। अब अमृत काल में हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। बहुत सारे प्रयासों में एक विकल्प ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी है, जिसे राज्य सरकार के स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत के गांवों में इस तरह का मैकेनिज्म बहुत पहले से काम करता रहा है। वो अपना तरीका होगा, अपनी व्यवस्थाएं हो, लेकिन सोच यही है, हमें राज्यों में लोकल लेवल पर इस व्यवस्था को समझना होगा,
इसे कैसे लीगल सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस पर काम करना होगा। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो हमने इवनिंग कोर्ट की शुरुआत की थी और देश में पहली इवनिंग कोर्ट की वहां शुरुआत हुई। इवनिंग कोर्ट्स में ज्यादातर ऐसे मामले आते थे जो धाराओं के लिहाज से बहुत कम गंभीर होते थे। लोग भी दिन भर अपना कामकाज निपट करके इन कोर्ट्स में आकर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करते थे। इससे उनका समय भी बचता था और मामले की सुनवाई भी तेजी से होती थी। इवनिंग कोर्ट्स की वजह से गुजरात में बीते वर्षों में 9 लाख से ज्यादा केसों को सुलझाया गया है। हमने देखा है कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी है। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है और खास तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। साथियों, आप में ज्यादा लोगों के पास संसदीय कार्य मंत्रालय का भी दायित्व होता है, यानी आप सभी कानून बनने की प्रक्रिया से भी काफी करीब से गुजरते हैं। मकसद कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर कानून में ही भ्रम होगा, स्पष्टता का अभाव होगा, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य में सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ता है। कानून की क्लिष्टता, उसकी भाषा ऐसी होती है और उसकी वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सामान्य नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। इसलिए कानून जब सामान्य मानव की समझ में आता है, उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। इसलिए कुछ देशों में जब संसद या विधानसभा में कानून का निर्माण होता है तो 2 तरह से उसकी तैयारी की जाती है। एक है कानून की परिभाषा में टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या करना, और दूसरा उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोक भाषा में लिखना, उस देश के सामान्य मानवी को समझ आए उस रूप में लिखना, मूल कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए लिखना। इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। कुछ देशों में ऐसा भी प्रावधान होता है कि कानून के निर्माण के समय ही ये तय कर दिया जाता है कि वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा। यानी एक तरह से कानून के निर्माण के समय ही उसकी उम्र, उसके एक्सपायरी डेट तय कर दी जाती है। कानून 5 साल के लिए है, ये कानून 10 साल के लिए है, तय कर लिया जाता है। जब वो तारीख आती है तो उस कानून की नई परिस्थितियों में फिर से समीक्षा होती है। भारत में भी हमें इसी भावना को लेकर आगे बढ़ना है। ईज ऑफ जस्टिस के लिए कानूनी व्यवस्था में स्थानीय भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारी न्यायपालिका के सामने भी इस विषय को लगातार उठाता रहा हूं। इस दिशा में देश कई बड़े प्रयास भी कर रहा है। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे, इसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी चाहिए होगा। और युवाओं के लिए मातृभाषा में एकेडमिक इकोसिस्टम भी बनाना होगा। लॉ से जुड़े कोर्सेज मातृभाषा में हो, हमारे कानून सहज सरल भाषा में लिखे जाएं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसेस की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय भाषा में हो, इसके लिए हमें काम करना होगा। इससे
सामान्य मानवी में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कम होगा। साथियों, जब न्याय व्यवस्था समाज के साथ साथ विस्तार लेती है, आधुनिकता को अंगीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती ही है, तो समाज में जो बदलाव आते हैं वो न्याय व्यवस्था में भी दिखते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आज देश में ई कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुअल हियरिंग और वर्चुअल पेशी जैसी व्यवस्थाएं अब हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। इसके अलावा केस की ई फाइलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में 5G के आने से इन व्यवस्थाओं में और भी तेजी आएगी और बहुत बड़े बदलाव इसके कारण अंतर्निहित है, होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, समर्थ राष्ट्र और समृद्ध समाज के लिए संवेदनशील न्याय व्यवस्था एक अनिवार्य शर्त होती है। इसलिए मैंने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त बैठक में अंडर ट्रायल्स का विषय उठाया था। मेरा आप सबसे आग्रह है कि केसों के स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य सरकार द्वारा जो कुछ किया जा सकता है वो जरूर करें। विचाराधीन कैदियों को लेकर भी राज्य सरकारें पूरे मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करें ताकि हमारी न्याय व्यवस्था एक मानवीय आदर्श के साथ आगे बढ़े। साथियों, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए संविधान ही सुप्रीम है। इसी संविधान की कोख से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों का ही जन्म हुआ है। सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों एक तरह से एक ही मां संविधान रूपी माता की संतान है। इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संविधान की भावना को देखें तो वाद विवाद के लिए, एक दूसरे से होड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक मां की संतान की तरह ही तीनों को मां भारती की सेवा कर रही है। तीनों को मिलकर 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो मंथन होगा उससे देश के लिए लीगल रिफॉर्म्स का अमृत जरूर निकलेगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि समय निकाल करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उसका पूरे परिसर में जो विस्तार और विकास हुआ है उसको आप जरूर देखें। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए अब तैयार है। आपके पास जो भी जिम्मेवारी है उसको आप बखूबी निभाएं, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्साहजनक शब्दों को सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। We feel really privileged to have your supervision and backing with us all times possible. Ladies and gentlemen, now with the permission of the Honorable Chair, Honorable Minister for Law and Justice, I declare this conference open for further proceedings. The conference agenda covers a wide range of subjects, all of which are essential to the goal
that we are all working towards. We anticipate that